तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा साइंस टेक का क्लास नंबर 9th है और आज की क्लास में हम लोग एनर्जी वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि हम लोग साइंस टेक के अंतर्गत एनर्जी टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों को कन्वेक्शनल एनर्जी यानी कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और आपका नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ना था। इसी में ही हम लोग पिछले क्लास में सबसे पहले गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत स्टार्ट किए थे और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में जाएंगे, ठीक है। और पिछली क्लास में हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आपको बतलाया गया था कि इसके अंतर्गत हम लोग सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी, बायोमास ऊर्जा यानी कि बायोमास एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी, तरंग ऊर्जा यानी कि वेव एनर्जी, हाइड्रोजन ऊर्जा यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी और लास्ट में आपका जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स, इसके बारे में पढ़ना था। ये सभी आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में शामिल है। इसी में ही हम लोग पिछले क्लास में सौर ऊर्जा पूरा कंप्लीट कवर किए हुए थे। इसके अलावा जैव ईंधन, इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़े हुए थे। आज की क्लास में हम लोग पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और आपका भूतापीय ऊर्जा, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में हम लोग 5 तरह का स्रोत देखेंगे। सौर ऊर्जा और जैव ईंधन ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग 5 तरह का डायमेंशन जब कवर कर लेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में, तो आपके पास मेंस में लिखने के लिए अच्छा खासा कंटेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सभी आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में ही शामिल होंगे, बट इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा ये डाटा यहाँ पे कंटेंट रेडी हो गया है। तो हम लोग केवल गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ईंधन, यही 5 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 3 को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। उसके बारे में आप केवल भूतापीय ऊर्जा के बारे में ज्वारीय ऊर्जा और आपका तरंग ऊर्जा हो गया, या सॉरी ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा, इन तीनों एनर्जी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा केवल आइडिया ले लीजिएगा कैसे कार्य करता है ये सभी। इसके बारे में पूरा आपको डीप नॉलेज नहीं रखना है, क्योंकि वो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। एग्जाम में अगर गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के ऊपर नोट्स मतलब के ऊपर क्वेश्चन आया, तो आप इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ईंधन, यही 5 को बेस बनाकर लिखिएगा, तो आपका अच्छा खासा कंटेंट रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ये जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि आज हम लोग पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और आपका भूतापीय ऊर्जा कंप्लीट कर देंगे, तो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में जाएंगे, जिसमें हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा, इन 5 को हम लोग उसमें वहाँ पे कवर करेंगे। तब जाकर आपका पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद देखिएगा तो इसी में ही एक टॉपिक आपका और भी ऐड कर दिया गया है, वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा के बारे में डिटेल से जानना है कि परमाणु ऊर्जा क्या है, परमाणु ऊर्जा की आपकी इसका मेरिट्स और इसका डिमेरिट्स दोनों जानना है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा का अभी जो नया ट्रेंड्स चला है वो जानना है। इसी में आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितने भी कानून है उसको भी जानना है। इसी में आपको एनपीटी और सीटीबीटी का कॉन्सेप्ट भी जानना है, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझाया गया है कि इस टॉपिक को हम लोग किस तरीके से कंप्लीट कवर करेंगे, एनर्जी वाले टॉपिक को। तो हम लोग अभी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत को ही देखेंगे, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और आपका भूतापीय ऊर्जा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बोला जाता है कि पवन ऊर्जा जो है यानी कि विंड एनर्जी, ये आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत को ही हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मानते हैं, और जो आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है उसको हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। पारंपरिक यानी कि अनवीकरणीय, अनवीकरणीय मतलब जिसको आप एक बार यूज कर लोगे तो उसका यूज दोबारा यूज करने में आपको दशकों, कई सालों, वर्षों लग जाएंगे, कई पीढ़ी गुजर जाएगा। लेकिन जो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है इसको आप बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो, इसलिए इसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और आपका जैव ईंधन, इन सभी को शामिल करते हैं, ठीक है। तो पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, और यह ऊर्जा
वायु के प्रवाह से प्राप्त होती है। तो ये जो पवन ऊर्जा है वो हम लोग को कैसे मिलता है, तो वायु के प्रवाह से, यानी कि जो वायु विंड जो है वो फ्लो कर रही है उसके माध्यम से ये जो है एनर्जी प्राप्त होती है। बोला जा रहा है कि जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान ताप के कारण उत्पन्न होती है। और ये मतलब हवाएं क्यों चलती है, तो बोला जा रहा है कि जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान ताप के कारण उत्पन्न होती है। सनलाइट आ रहा है हमारे पृथ्वी में और उसका जो है असमान ताप है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो इससे आपका क्या हो रहा है, कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहीं पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये आपका जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो है यही विंड को चलाने में, उसका जो है मैकेनिज्म को बढ़ाने में ये सहायता करती है। वर्तमान समय में बढ़ती ऊर्जा की मांग, जीवाश्म ईंधनों की सीमित उपलब्धता तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती के कारण पवन ऊर्जा का जो है महत्व निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऊर्जा का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी का डिमांड है ही, और इसी टॉपिक पे ही मतलब इसी पॉइंट पे तो आपका टॉपिक ये है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्तमान समय में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा जीवाश्म जो ईंधन है, जो आपका फॉसिल फ्यूल्स है, वो सभी सीमित उपलब्ध है। और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने उभर कर आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग जो है वो पवन ऊर्जा का महत्व अब बढ़ रहा है। भारत सहित विश्व के अनेक देश ऊर्जा सुरक्षा एवं सतत विकास के लिए पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारत के साथ साथ और भी अन्य सारे जितने भी देश हैं वो सभी ऊर्जा सुरक्षा के लिए यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और सतत विकास के लिए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पवन ऊर्जा को यानी कि विंड एनर्जी को वो सभी क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सभी बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे पवन ऊर्जा की जो है वो आपका पवन ऊर्जा की कार्य प्रणाली कैसे ही है और पवन ऊर्जा का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के विभिन्न भागों को अलग अलग मात्रा में गर्म करती हैं। देखिएगा कि पानी बहुत लेट से ठंडा होगा और बहुत लेट से वो गर्म भी होगा। वहीं अगर हम लोग अर्थ की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे, सतह की बात करेंगे, तो वो जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा होता है। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के विभिन्न भागों को अलग अलग मात्रा में गर्म करती है। जी हाँ, इससे वायुमंडल में अंतर उत्पन्न होता है। जी हाँ, वायुमंडल में अंतर कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहीं पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और जिसके कारण हवा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रभावित होती है। तो हवा जो है वो हमेशा लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन की ओर वो मूव करती है। और इसी गतिशील वायु की जो ऊर्जा है इसी को ही हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो आपका गतिशील वायु की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग इसकी कार्य प्रणाली को यानी कि इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि पवन जो है वो टरबाइन के बड़े बड़े ब्लेड को हवा में घुमा देता है। मतलब कि देखो, पवन जो है वो टरबाइन के बड़े बड़े ब्लेड हवा के दबाव में घूमते हैं। यानी देखिएगा कि इसका फिगर वगैरह आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे फिगर अभी शामिल नहीं है, लेकिन आप फिगर वगैरह पवन ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, सभी ऊर्जा का फिगर वगैरह एग्जाम में आपको मैंडेटरी है, हर हाल में आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बनाना ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है। नहीं तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा ना। आप सिंपल लिख के आ जा रहे हो और मैप वगैरह डायग्राम वगैरह बना ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है कि देखिएगा कि आप कहीं कहीं इमेज भी देखते होंगे ना कि पवन का मतलब जो है वो क्या करता है, टरबाइन, बड़ा बड़ा टरबाइन लगाया हुआ रहता है, एक तरह से पंखा लगाया हुआ रहता है। और जब वो पवन मतलब कि हवा जब चलता है तो वो बड़े बड़े जो टरबाइन है उसका जो ब्लेड है उसको वो हवा से मतलब हवा जो है हवा अपने प्रेशर से उसको घुमा देता है। और जो ब्लेड है वो ब्लेड किससे लगा हुआ रहता है, रोटर से। तो हवा घुमाया ब्लेड को, तब ब्लेड घुमा देगा रोटर को, और रोटर जो है एक सॉफ्ट से जुड़ा होता है जो कि जनरेटर को चलाता है। तो वही चीज़ है, और जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और उत्पन्न जो भी बिजली है उसको ट्रांसफार्मर के माध्यम से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करके ग्रिड तक पहुंचाया जाता है। मतलब ये इसका कार्य प्रणाली देखो, सबसे पहले हवा चलेगा तो हवा जो है वो पवन का जो टरबाइन है उसका जो बड़ा बड़ा जो ब्लेड है वो ब्लेड को घुमा देगा हवा अपने दबाव से, और वो जो ब्लेड है वो रोटर से कनेक्टेड रहता है, तो रोटर को वो घुमा देगा ब्लेड। और रोटर जो है वो एक सॉफ्ट से जुड़ा होता है जो कि आपका जनरेटर को चलाता है, और जब वो जनरेटर चलेगा तो वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। और जब ये जैसे ही विद्युत ऊर्जा को मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, उससे बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और उस बिजली को ट्रांसफार्मर के माध्यम से हाई वोल्टेज में यानी कि उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर दिया जाता है। देन उसको फिर ग्रिड तक पहुंचाया जाता है। और ग्रिड भी आपका दो तरह का, एक आपका इन ग्रिड मतलब ऑन ग्रिड, और एक आपका ऑफ ग्रिड, पीछे क्लास में बतलाया गया था।
ऑन ग्रिड जो है वो आपका सामूहिक यूज़ के लिए होता है, जबकि ऑफ ग्रिड जो है वो आपका व्यक्तिगत यूज़ के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए इन्वर्टर। ये हो गया है पवन ऊर्जा की कार्य प्रणाली कैसी है, तो आपको समझ में आ गया है। अब देखेंगे पवन ऊर्जा के प्रकार। तो पवन ऊर्जा के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो यह मेनली दो प्रकार का होता है। एक तो है आपका ऑन शोर पवन ऊर्जा, इसको इंग्लिश में भी हम लोग ऑन शोर विंड एनर्जी कहते हैं। और ये बोला जा रहा है कि यह भूमि पर स्थापित पवन टर्बाइनों के द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है। यानी कि भूमि के ऊपर आप स्थापित कर दो बड़े बड़े पवन के टर्बाइन, और जब वो टर्बाइन घूमेगा तो आपका पवन ऊर्जा प्राप्त होगा। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है कि इसकी जो स्थापना लागत है, यानी कि इसको जो इंस्टॉलमेंट में जो इसका पैसा है, प्राइस है, वो अपेक्षाकृत कम होता है। इसका रख रखाव भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और ये तकनीक जो है वो व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा भारत में अधिकांश जो पवन परियोजनाएं जो चलाई जा रही है वो सभी मतलब इसी पे ही बेस्ड है, यानी कि आपका ऑन शोर पवन ऊर्जा पे ही बेस्ड है। इसकी कुछ कुछ लिमिटेशन भी है। तो ये भूमि अधिग्रहण की समस्या है, लैंड एक्विजिशन की जो प्रॉब्लम है वो हर जगह होती है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में इसका विरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ जहाँ पे जनसंख्या है वहाँ से भूमि को लेना, भूमि को अधिग्रहण करना, वहाँ पे बड़े बड़े टर्बाइन लगाना, तो ये सभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा इसका प्रकार देखेंगे जो कि है आपका ऑफ शोर पवन ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ शोर विंड एनर्जी। ये क्या है, तो बोला जाता है कि समुद्री या फिर समुद्री तटों पर स्थापित टर्बाइनों के द्वारा प्राप्त ऊर्जा ऑफ शोर पवन ऊर्जा कहलाता है। एक है आपका ऑन शोर पवन ऊर्जा और एक है आपका ऑफ शोर पवन ऊर्जा। ऑन शोर पवन ऊर्जा मतलब क्या बोले हम, कि जो आप भूमि पे लगाते हो बड़े बड़े टर्बाइन वो, और ऑफ शोर जो कि आप समुद्री इलाकों में लगाते हो या समुद्र में ही लगा देते हो या फिर कोस्टल रीजन में तटीय क्षेत्रों में लगाते हो, उसके बाद टर्बाइन घूमेगा तब आपसे जो एनर्जी प्राप्त होगा वो आपका ऑफ शोर पवन ऊर्जा कहलाता है। इसकी फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, कि समुद्र में हवा अधिक और तीव्र एवं स्थिर होती है। देखो समुद्र में जो हवाएं चलती है वो बहुत ही तेज़ गति से चलती है, तो टर्बाइन को वो जल्दी घुमाएगी। इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर भी होती है। स्थिर कहने मतलब लॉन्ग टाइम तक वो चलती रहती है। नहीं तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका भूमि पे देखिएगा कि आपका हवा चला 2 मिनट बाद शांत हो गया नॉर्मल, लेकिन समुद्रों में हवाएं लेट तक चलती है, आएगी तो बहुत जल्दी नहीं आएगी और आएगी तो बहुत लेट तक जाएगी भी नहीं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है कि बिजली उत्पादन इससे अधिक होता है, साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण की समस्या ही नहीं। आप समुद्रों में लगा रहे तो वहाँ पे कोई भूमि अधिग्रहण का, लैंड एक्विजिशन का समस्या ही सामने नहीं आता है। इसकी सीमाएं, इसकी लिमिटेशन भी है कि इसकी जो स्थापना लागत है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप समुद्रों में ये सब बिछाओगे तो ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता ही नहीं होता है। जी हाँ, इसका रख रखाव भी काफ़ी ज़्यादा जटिल भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी हो जाता है। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे पवन ऊर्जा की विशेषताएं। तो पवन ऊर्जा की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये आपका बहुत सारा इसका विशेषता है। जैसे कि ये आपका अच्छा ऊर्जा स्रोत है, अक्षय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि पवन ऊर्जा प्रकृति द्वारा निरंतर उपलब्ध होती रहती है और इसके समाप्त होने की संभावना कभी है नहीं। जैसे कि सन का लाइट पृथ्वी पे हमेशा आएगा, उसी तरह हवाएं हमेशा चलेगी। देन ये अक्षय ऊर्जा के स्रोत है, क्षय ऊर्जा के नहीं, अक्षय ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि निरंतर मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अन्य जो भी प्रदूषक गैस है, इन सभी गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। तीसरा विशेषता, ये सतत विकास को बढ़ावा देती है, यानी कि यह वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। ऊर्जा विविधीकरण, तो बोला जा रहा है कि देश की ऊर्जा व्यवस्था को कोयला, पेट्रोलियम और गैस पर निर्भरता से मुक्त करने में मदद करती है। तो यहाँ की आपके पास ऊर्जा का विविधीकरण हो जाएगा, यानी कि एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ऐसे में देश की जो ऊर्जा व्यवस्था है वो केवल कोयला के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर और गैस के ऊपर ही नहीं निर्भर करेगा, जबकि वो पवन ऊर्जा के ऊपर भी अब निर्भर कर सकता है। तो ये सभी इसकी विशेषताएँ हैं, और भी इसमें कुछ कुछ विशेषता जुड़ सकता है। आगे देखिए पवन ऊर्जा के कुछ कुछ लाभ भी हैं। तो पहला इसमें बोला जा रहा है कि इसका आर्थिक लाभ है, इसका फिर सामाजिक लाभ है, पर्यावरणीय लाभ भी है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग देखेंगे आर्थिक लाभ क्या है। तो पहला आर्थिक लाभ है कि ये आपका रोजगार सृजन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। फिर बोला जा रहा है कि पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निर्माण, स्थापना, संचालन और रख रखाव के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जब आप पवन ऊर्जा की
पवन ऊर्जा जैसे बड़े बड़े प्लांट का, बड़े बड़े परियोजनाओं का जब निर्माण करोगे तो ऐसे में उसका स्थापना करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए, उसका रखरखाव करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में लोगों की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होता है। दिन बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। विदेशी मुद्रा की जो है वो बचत होती है, क्योंकि आप ऊर्जा के मांग को पूरा करने के लिए अपने फॉरेस्ट रिजर्व का एक अधिकांश हिस्सा जो है वो आप इसमें खर्च कर देते हो। तो ऐसे में आपका जब ऊर्जा का डिमांड आपके यहीं से फुलफिल हो जा रहा है इंडिया से ही, तो आपका जो है विदेशी मुद्रा की बचत होगी कि नहीं होगी, फॉरेस्ट रिजर्व का। जी हाँ। तेल और गैस के आयात में कमी आने से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तेल और गैस का जो हम लोग आयात कर रहे हैं, उस आयात पे जो निर्भरता है वो भी कमी होगा, और इससे हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, और हमारे लिए बहुत ही बेहतर बात है। और हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत होगा, साथ ही साथ हम लोग का जो है आयात कम होगा और निर्यात ज़्यादा होगा, जैसे में हम लोग व्यापार अधिशेष की कंडीशन में चले जाएंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाता है, रूरल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ किसानों को भूमि पट्टे पर देने से अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। यानी कि जो भी किसान है, किसानों को अगर हम भूमि पट्टे पे दे रहे हैं, यानी कि लीज पे दे रहे हैं, तो इससे हम लोगों को और भी अतिरिक्त एडिशनल इनकम भी प्राप्त होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपका ये आर्थिक लाभ हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसके सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ जैसे कि बोल रहा है कि इससे ग्रामीण विकास होगा, साथ साथ दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली पहुंचने से शिक्षा में, स्वास्थ्य में और भी अन्य जितने भी सेवा है उसमें सुधार होगा। दूर दराज क्षेत्रों में बिजली नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और भी अन्य जो फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है वो सभी उतना बेहतर तरीके से ईजाद नहीं हो पाता है। जीवन स्तर में सुधार होगा, लाइफ स्टैंडर्ड में इससे क्या होगा, सुधार होगा। अस्थायी बिजली उपलब्ध होने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। अगर लोगों के पास अस्थायी बिजली उपलब्ध होगा तो इससे लाइफ स्टैंडर्ड भी क्या होगा, बेहतर होगा। इसके अलावा इसके पर्यावरणीय लाभ भी है। जैसे क्या है वो देखिए, बोला जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी। तो देखो पर्यावरणीय लाभ क्या है। तो पहला है कि ग्रीन हाउस जो गैस है उन गैसों में कमी होगी। साथ ही साथ पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करती है, और जिससे कार्बन उत्सर्जन ये क्या होता है, घटता है। यानी कि जो पवन ऊर्जा है वो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करेगी, यानी फॉसिल फ्यूल्स का जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको वो और भी ज़्यादा कम कर देगी, और इससे जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन इमिशन जो हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा वायु प्रदूषण में कमी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोयला आधारित जितने भी ताप विद्युत संयंत्र है, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र यानी कि कोयला से चलने वाले जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट है, उनमें बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो है वो उसकी तुलना में यह पूर्णतः स्वच्छ ऊर्जा देती है। यानी कोयला से चलने वाले जितना भी आपका थर्मल पावर प्लांट है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, और उसके जगह में हम लोग ये पवन ऊर्जा से उसको चलाएंगे। जल संरक्षण करेगा, साथ ही साथ ताप विद्युत संयंत्रों की तरह इसमें शीतलन हेतु बड़े पैमाने पर जल की आवश्यकता नहीं होती है। देखते होंगे एक ताप विद्युत जो संयंत्र है, थर्मल पावर जो प्लांट है, वहाँ पे शीतलन करने के लिए, ठंडा करने के लिए बड़े पैमाने पे उन लोगों को जल की आवश्यकता होती है। बट विंड एनर्जी में ऐसा कुछ कंडीशन है क्या, नहीं है। अब हम लोग पवन ऊर्जा की कुछ कुछ चुनौती यानी कि चैलेंजेस को भी देखेंगे, और इसका कुछ अगर नकारात्मक प्रभाव है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका कुछ कुछ चैलेंजेस है और इसका कुछ कुछ नकारात्मक प्रभाव है। जैसे कि तकनीकी चुनौतियाँ, यानी कि हमारे यहाँ देखा जाए तो ये आपका अनियमितता की गति, मतलब अनियमितता की कंडीशन है। अनियमितता यानी कि इंटरमिटेंसी कहने मतलब है कि हवा की गति हमेशा एक समान नहीं रहती है, जिससे बिजली उत्पादन का जो स्तर है, जो दर है, उसमें भी उतार चढ़ाव आएगा। इसके अलावा ऊर्जा भंडारण की समस्याएं हैं। जब हवा अधिक होती है तो अतिरिक्त ऊर्जा को ये संग्रहित करती है, तो वैसे में हम लोगों के पास उन्नत बैटरी तकनीक की आवश्यकता हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है। ग्रिड स्थिरता यानी कि पवन ऊर्जा के उतार चढ़ाव से विद्युत जो ग्रिड है इसकी स्थिरता को भी प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि पवन की गति में उतार चढ़ाव आएगा तो पवन ऊर्जा में भी उतार चढ़ाव आएगा। तो ये आपका पहला हो गया ये तकनीकी चुनौतियाँ। दूसरा हो जाएगा आपका पर्यावरणीय चुनौतियाँ। तो जैसे कि पवन ऊर्जा से आपका पक्षियों की मृत्यु होगी, घूमते हुए ब्लेड से टकराकर पक्षियों और चमगादड़ों की भी मृत्यु होगी, जिससे आपका फूड श्रृंखला जो है, फूड चेन गड़बड़ाएगा। ध्वनि प्रदूषण होगा। इसके अलावा टरबाइन के संचालन से उत्पन्न ध्वनि आसपास के निवासियों को भी प्रभावित करेगी। बड़े बड़े टरबाइन चलेंगे जिससे आसपास का जो इलाका है वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड का पॉल्यूशन होगा। अब देखते होंगे बहुत सारा कहीं कहीं बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा है तो उसके आसपास में रहने वाले लोगों को परेशानी होता है कि नहीं होता है। जी हाँ।
दृश्य प्रवाह की बात बोला जाए तो बोला जा रहा है कि कुछ लोगों के अनुसार बड़े बड़े टरबाइन प्राकृतिक सौंदर्य को भी प्रभावित करते हैं, कहीं कभी देखने पे अच्छा भी लगता है और ये कभी कभी खराब भी लगता है। तो ये आपका अर्थ, ये क्या क्या हो गया, कौन कौन चुनौती हो गया, तो आपका चुनौती में देखिए तो हम लोग तकनीकी चुनौती हो गया, इसके अलावा दूसरा हो गया पर्यावरणीय चुनौती। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक चुनौती। तो आपका भूमि अधिग्रहण विवाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लैंड एक्विजिशन का जो समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई जल्दी देता ही नहीं है। परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करना कई बार कठिन भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ स्थानीय विरोध भी होता है। तो बोला जाता है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में लोग पर्यावरणीय और सामाजिक कारणों से इसका विरोध भी कर देते हैं। अब हम लोग छठे नंबर पॉइंट की ओर चलेंगे और वो है आपका कि भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति क्या है। तो हम लोग जानेंगे भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति। तो भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति देखिए तो बोला जा रहा है कि भारत जो है वो विश्व के अग्रणी पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक है, क्योंकि जो भारत का जो एरिया है, भारत का जो रीजन है वो आपका उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में आता है। यानी कि यहाँ पे पवन ऊर्जा का जो है एक तरह से ये अग्रणी ये देश है, पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में भारत भी है। प्रमुख राज्यों की अगर बात करें तो आपका तमिलनाडु ये हो जाएगा। इसके अलावा बोला जा रहा है कि तमिलनाडु जो है वो भारत का अग्रणी पवन उत्पादक राज्य भी है। गुजरात की बात करें तो आपका विशाल समुद्री तट और अनुकूल पवन परिस्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। राजस्थान के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे विशाल खुला क्षेत्र है और उच्च पवन क्षमता यहाँ पे मौजूद है, उच्च पवन क्षमता मौजूद है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे पवन ऊर्जा निवेश के ये प्रमुख केंद्र है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और उसके बाद देखेंगे भारत सरकार की प्रमुख पहल कौन कौन सी है पवन ऊर्जा से संबंधित। तो इसमें बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन ये एक चलाया जा रहा है। देखिए बहुत सारे मिशन चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसके अलावा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये सभी हैं। और इन्हीं सभी के बारे में दो दो तीन तीन लाइन पढ़ना होता है। सबसे पहले देखेंगे भारत सरकार की जितने भी पहल है, जितना भी इनिशिएटिव है उनको, इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन के बारे में, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन के बारे में। तो इसमें बोला जा रहा है कि पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने तथा निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो पवन ऊर्जा क्षमता यानी कि विंड एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है, साथ ही साथ इसमें निवेश को आकर्षित करना है, निवेश में सभी को निवेश भी बढ़ाना है। इसके उद्देश्य से अलग अलग कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिएगा कि आपका राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति आया था 2015 में ही। क्या बताया हम, राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति आया 2015 में। और बोला जा रहा है कि ये भारत के समुद्री क्षेत्रों में ऑफशोर पवन परियोजनाओं के विकास का ये मार्ग प्रशस्त करती है। तो जो राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति आई 2015 में, ये भारत का जितना भी समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे ऑनशोर की ऑफशोर, तो वहाँ पे ऑफशोर पवन परियोजनाओं का जो विकास है इसको वो मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक ये मिशन चलाया जा रहा है। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत बताया जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने हेतु विशेष ट्रांसमिशन नेटवर्क प्रदान करता है। तो जितना भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना चल रहा है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जाओं से संबंधित परियोजना चल रहा है, उन सभी परियोजना को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने के लिए एक विशेष ट्रांसमिशन नेटवर्क चल रहा है, यानी कि उसको पूरा राष्ट्रीय स्तर पे ग्रिड में, एक ग्रिड में जोड़ देना है। जैसे हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन होता है ना, वन नेशन वन रूल होता है ना, वन नेशन वन टैक्स होता है ना, इस तरह करके इसको पूरा राष्ट्रीय ग्रिड में जोड़ देना है। इसके अलावा नवीकरणीय खरीद दायित्व यानी कि रिन्यूएबल खरीद यानी कि परचेजिंग, दायित्व यानी कि अपॉर्चुनिटी। तो नवीकरणीय खरीद दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। तो नवीकरणीय खरीद दायित्व जिसको हम लोग बोलते हैं RPO। तो बोला जा रहा है कि विद्युत वितरण कंपनियों के लिए एक निश्चित प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से खरीदने होता है। तो जो भी विद्युत वितरण कंपनी है, जैसे झारखंड में आपका JBVNL है, यानी कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, तो ऐसे जो भी विद्युत वितरण कंपनी है उनको एक निश्चित प्रतिशत यानी कि एक फिक्स प्रतिशत जो है उस बिजली जो है वो नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना होता है। तो ये हो गया आपका नवीकरणीय खरीद दायित्व, ये एक तरह से दायित्व है सभी का। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी चलाया जा रहा है। क्या बोले हम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है।
और इसमें बोला जा रहा है कि पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके राष्ट्रीय हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है, यानी कि पवन ऊर्जा का और सौर ऊर्जा का उपयोग करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे हरित हाइड्रोजन जो उत्पादन है इसको बढ़ावा देना है। अब इसी के साथ में हम लोग देखते हैं कुछ कुछ संस्थागत ढांचा भी है इसके लिए, जैसे कि आपका है MNRE, इसको बोलते हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्या बोला गया है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये आपका संस्थागत ढांचा है। इसमें बोला जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीतियों का निर्माण करना और क्रियान्वयन करना, नीति बनाना भी, फॉर्मेशन करना, और उसका क्रियान्वयन यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जितना भी पॉलिसी है ये सभी आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। दूसरा है आपका NIWE, इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान। क्या बोला गया है? तो बोला जाता है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान। और ये काम क्या, इसका काम क्या है? तो ये पवन संसाधन आकलन, अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो पवन संसाधन का आकलन करता है, यानी कि कहाँ कहाँ पे विंड रिसोर्सेज ज़्यादा आपके पास है उसका ये आकलन करेगा, सर्वे करेगा। साथ ही साथ उसके ऊपर ये अनुसंधान यानी कि रिसर्च करेगा, और साथ ही साथ जितने भी तकनीकी सहायता हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल जितना भी हेल्प हो सकता है वो प्रदान करेगा। कौन? तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान। इसके अलावा है आपका तीसरा SECI। तो ये क्या करता है? नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और नीलामी का कार्य करता है। और इसके अलावा है आपका IREDA, यानी कि IREDA, ये हरित ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता यानी कि एक तरह से फंडिंग करता है। अब हम लोग इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पहल और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई है उनको देखेंगे। जैसे कि आपका 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, तो इसमें बोला जाता है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है, और साथ ही साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको सीमित करने का प्रयास किया जाता है पेरिस समझौता में। इसके अलावा बोला जाता है कि पवन ऊर्जा से संबंधित क्या है? तो बोला जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के माध्यम से हम लोगों को क्या करना है? तो कार्बन उत्सर्जन में यानी कि कार्बन इमिशन में क्या करना है? कमी करना है। तो ये पहला हो गया पेरिस समझौता। दूसरा है आपका एरीना, यानी कि IRENA। ये बोला जाता है कि विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तकनीकी सहयोग को ये क्या करती है? बढ़ावा देती है। इसके अलावा है आपका IEA। ये बोला जाता है कि ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी या कैपेसिटी। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में ये क्या करती है? सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा आपका एक और गठबंधन चलाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम लोग ISA कहते हैं। ये भारत और फ्रांस की पहल है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP सम्मेलन भी किया जा रहा है, और बोला जाता है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक निर्णयों का मंच, जहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार पर विशेष जो है वो बल दिया जाता है। ये आपका COP सम्मेलन है। 10 नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि पवन ऊर्जा का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी कि इसको इवेलुएट किया जा रहा है। अब बोला जाता है कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इसका सकारात्मक प्रभाव है कि आपका ऊर्जा सुरक्षा में ये वृद्धि करेगा, रोजगार सृजन करेगा, प्रदूषण में कमी करेगा, फिर जलवायु परिवर्तन इससे नियंत्रित किया जा सकता है, ग्रामीण विकास बढ़ावा मिलेगा, सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये सभी तो इसका पॉजिटिव साइन हो गया। अब इसका कुछ कुछ नकारात्मक हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो इससे आपका उच्च प्रारंभिक लागत होगा, यानी कि हाई एकदम इनिशियल फेज में इसका कॉस्ट होगा। ऊर्जा भंडारण की समस्या आ जाएगी हमारे पास, पक्षियों पर प्रभाव पड़ेगा, भूमि अधिग्रहण विवाद होंगे, अनिश्चित विद्युत का उत्पादन होगा, या निश्चित नहीं रहेगा, कोई फिक्स नहीं होगा, कभी ज़्यादा कभी कम। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में जो आपका निष्कर्ष है इसका। देखिए आपको ये भी बताया गया था कि अगर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में अगर फुल लेंथ का क्वेश्चन बनाया जाता है तो वो आपका सौर ऊर्जा से और जैव ईंधन से बनाया जा सकता है। पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी से फुल लेंथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोग जो है वो इन सभी को एक ही साथ पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष देखेंगे तो बोला जा रहा है कि जो पवन ऊर्जा है वो भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक स्तंभ है, एक तरह से ये एक पिलर है। तो पवन ऊर्जा जो है भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, और यह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऊर्जा सुरक्षा यानी कि
एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन तथा जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है। और यद्यपि इसके समक्ष अनियमितता की, भंडारण की, भूमि अधिग्रहण की और पर्यावरणीय प्रभाव जैसी चुनौतियां शामिल है, फिर भी आधुनिक तकनीक, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, पावर सौर हाइब्रिड परियोजनाओं और प्रभावी सहकारी नीतियों के माध्यम से इन चुनौतियों को काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है। चुनौती भी है लेकिन उसको कम किया जा सकता है, पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक कम भी किया जा सकता है। अतः पवन ऊर्जा न केवल वर्तमान की आवश्यकता है बल्कि भारत के सतत और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की आधारशिला भी है। एक तरह से ये बेस तैयार कर रहा है। तो पवन ऊर्जा केवल हम लोग का वर्तमान में आवश्यकता नहीं है बल्कि ये भारत का सतत और आत्मनिर्भर ऊर्जा की जो भविष्य है उसकी एक तरह से आधारशिला है। और इसी के साथ ही साथ इसमें कुछ और भी पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे कि भारत का टारगेट है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्रतिबद्धता करना है, यानी कि भारत जो है वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन इसको वो सुनिश्चित करेगा। और 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का भी लक्ष्य रखा गया है, यानी कि हम लोगों को गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों से 500 गीगावाट जो है वो आपका विद्युत का उत्पादन करना है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में पवन ऊर्जा की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और यह बिंदु उत्तर को अधिक समसामयिक और अंक प्राप्त करने योग्य बनाता है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इससे ज़्यादा मार्क्स मिल सकेंगे। तो यहाँ पे जाकर हम लोग का जो है वो आपका पवन ऊर्जा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और पवन ऊर्जा पूरा यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो गया है। अब पवन ऊर्जा में केवल आपको कुछ कुछ करेंट डाटा को इसमें ऐड कर देना है, कुछ कुछ फैक्ट को ऐड कर देना है और इसका एक सुंदर सा ग्राफ बोल रहे हैं मतलब डायग्राम चित्र बना देना है, इमेज, और उसके बाद आपका ये पवन ऊर्जा कंप्लीट। अब पवन ऊर्जा के बाद हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत ही बायोमास ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो आपका बायोमास ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। बायोमास ऊर्जा के बारे में सबसे पहले इसका हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो बोला जाता है कि वर्तमान समय में बढ़ती ऊर्जा की मांग, जीवाश्म ईंधनों के सीमित भंडारण, बढ़ते प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौती ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व को बढ़ा दिया है। अब बायोमास यानी कि बायोमास एनर्जी एक महत्वपूर्ण गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पौधे, कृषि अवशेषों, पशु अपशिष्टों, वानिकी अवशेषों तथा जैविक कचरे से प्राप्त होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बायोमास ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम बन सकती है। तो ये हो गया आपका बायोमास के बारे में इसका प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना सबका स्टार्टिंग में एक ही जैसा होगा, फिर क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार उसमें प्रस्तावना हल्का सा चेंज हो जाएगा, समझे। अब हम लोग देखते हैं बायोमास ऊर्जा का अर्थ क्या है और इसका अवधारणा क्या है। तो बायोमास ऊर्जा का अर्थ और इसका अवधारणा देखेंगे तो बोला जा रहा है कि बायोमास से आशय यानी कि इसका मतलब है ऐसी सभी जैविक पदार्थों से है। तो बायोमास का अर्थ ऐसी सभी जैविक पदार्थों से है जो पौधे या जीवों से प्राप्त होते हैं। तो बायोमास का अर्थ क्या होता है? ऐसी सभी जैविक पदार्थों से है जिनका संबंध पौधों और जीवों से होता है और इनका जो है प्रयोग, इनका जो उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो बायोमास से आशय है ऐसे सभी जैविक पदार्थों से जो पौधों या जीवों से प्राप्त हो रही है। तो जो पौधे और जीवों से जो भी हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसी को ही हम लोग बायोमास कहते हैं और इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं और इसमें हम लोग कृषि अवशेष, गोबर, लकड़ी, नगरपालिका का जैविक कचरा, खाद्य अपशिष्टों को, औद्योगिक जैविक अपशिष्टों को शामिल करते हैं। फिर बोला जा रहा है कि बायोमास ऊर्जा का जो उत्पादन है वो प्रत्यक्ष दहन, गैसीकरण, पायरोलिसिस तथा अवायवीय घटक अपघटन यानी कि एनारोबिक डाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। तो आप इसमें 3-4 प्रक्रिया को भी अपना सकते हो, चाहे आप उसका प्रत्यक्ष दहन करो या फिर उसका गैसिफिकेशन करो, पायरोलिसिस करो या फिर उसका आप एनारोबिक डाइजेशन करो या एनारोबिक डिकम्पोजिशन कर दो। इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा आप ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हो।
अब हम लोग देखते हैं बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है कृषि अवशेष। तो बोला जा रहा है कि भारत में धान का भूसा, गेहूं का भूसा, गन्ने की खोई, कपास के डंठल तथा मक्का के अवशेष बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। ये सभी चीज़ भारत में बड़ी मात्रा में क्या है, इन सभी का अवशेष जो है वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध है भारत के पास। और सामान्यतः ये अवशेष खेतों में क्या किए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। और जब ये खेतों में जला दिया जाता है इसको बोलते हैं पराली। और जब ये पराली को खेतों में जला दिया जाता है तो इससे प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी उठती है, क्योंकि इनको जलाने से ग्रीन हाउस जो गैस है इनका उत्सर्जन इमिशन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और बोला जा रहा है कि इन्हें ऊर्जा उत्पादन में उपयोग करके आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जो भी कृषि अवशेष है, उन सभी कृषि अवशेष को जो आप जला दे रहे हो उसको आप जलाओ नहीं, उसका यूज करो ऊर्जा उत्पादन में, और इससे हम लोगों का आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होगा कि नहीं होगा। जी हाँ। इसके और भी स्रोत है जैसे कि पशु अपशिष्ट। तो बोला जा रहा है कि गोबर, पोल्ट्री फार्म का जो भी अपशिष्ट है, डेयरी का अपशिष्ट है, इन सभी से बायोगैस उत्पादन के ये सभी क्या है, प्रमुख स्रोत है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ साथ जैविक उर्वरक भी प्रदान करता है, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी देता है। ये हम लोग को एनर्जी तो दे ही रहा है, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उर्वरक भी देता है, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी देता है, जो कि खेतों में डालते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। तीसरा हो जाएगा आपका वानिकी अवशेष। और इसमें बोला जा रहा है कि सूखी लकड़ियाँ, पत्तियाँ, टहनियाँ और वन अपशिष्ट, इनसे भी बायोमास ऊर्जा के ये प्रमुख स्रोत है, और इनसे भी आपका ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि इनसे भी आपका बायोमास का ऊर्जा जो है उत्पादन किया जा सकता है। और इनके उचित उपयोग से हम लोग ऊर्जा उत्पादन के साथ वन संसाधनों का भी बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। जी हाँ। चौथा जो स्रोत है वो है आपका शहरी और औद्योगिक जैविक कचरा। तो जो नगर पालिकाओं का जो ठोस अपशिष्ट है, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का जो कचरा है, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो कचरा है, जो उनका जो वेस्ट है, इसके अलावा अन्य जैविक अपशिष्टों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है, और इससे स्वच्छता भी और साथ ही साथ कचरा प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलता है। इससे हम लोग क्लीन भी हो जाएंगे, साफ़ सुथरे भी हो जाएंगे, और इससे कचरा का प्रबंधन भी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बायोमास ऊर्जा का महत्व देखेंगे। इसका महत्व अलग अलग प्रकारों से देखेंगे, जैसे कि ये ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से इसका महत्व है, ग्रामीण विकास की दृष्टि से इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, पर्यावरणीय दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से इसका महत्व क्या है, तो बोला जा रहा है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए तेल एवं गैस के आयात पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। तो भारत जो है वो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए तेल और गैस के आयात पे काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिपेंडेंट है, यानी निर्भर है। बायोमास ऊर्जा स्थानीय स्तर पे उपलब्ध संसाधनों से ऊर्जा उत्पादन का अवसर प्रदान करती है, यानी कि जो बायोमास ऊर्जा जो है वो लोकल स्तर पे, यानी कि लोकल लेवल पे जो भी उपलब्ध है हमारे पास संसाधन, चाहे वो जो भी हमारा वेस्ट हो या फिर जो भी कृषि अपशिष्ट हो, उनसे हम लोग ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एक तरह से अवसर प्रदान करती है। और जिससे जो है इससे हम लोगों को क्या होगा, इससे हम लोगों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि होगी, और साथ साथ आयात व्यय में जो होने वाला जो आयात जो व्यय है उसमें भी कमी आएगा। तो आयात करने में जो हमारे पास जो पैसे जो लग रहे हैं उसमें क्या होगी, धीरे धीरे कमी होगी। ग्रामीण विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बोला जाता है कि बायोमास जो भी परियोजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करती है, अतिरिक्त आय एवं आधारभूत संरचनाओं का जो है वो विकास करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, और इससे क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत या फिर मजबूती प्रदान होता है। पर्यावरणीय दृष्टि से क्या इसका महत्व है, तो बोला जा रहा है कि यह कृषि एवं जैविक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग को प्रोत्साहित करती है। तो पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमास। तो इसका महत्व है कि ये कृषि और जो भी जैविक कचरा है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, जैविक कचरा यानी कि ऑर्गेनिक जो भी वेस्ट है उसको वो साइंटिफिक तरीके से इसका उपयोग करेगी, और इसका उपयोग करके क्या करेगी, इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी ये सहायक होती है। साथ ही साथ जो भी आपका ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको भी कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अब हम लोग बायोमास ऊर्जा के लाभ देखेंगे। इसका महत्व देख लिया, अब हम लोग इसका लाभ देखेंगे। लाभ भी है कि आपका ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगा। जी हाँ, तो बोला जा रहा है कि बायोमास ऊर्जा स्थानीय संसाधनों पर आधारित होती है। तो बायोमास जो है वो आपका बायोमास जो ऊर्जा है वो आपका स्थानीय संसाधनों पर यानी कि लोकल रिसोर्सेज पर जो भी आपका अवेलेबल है उसके ऊपर ही आधारित होती है। और इसके माध्यम से देश की आयातित तेल एवं गैस पर जो निर्भरता है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। तथा ऊर्जा क्षेत्र में हम लोगों का क्या होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ेगी। और यह विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, जहाँ पे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता सीमित होती है। तो ऐसे भी दूर दराज जो क्षेत्र जहाँ पे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत बहुत ही ज़्यादा सीमित मात्रा में है, वहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक तरह से बायोमास जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि किसानों के आय में वृद्धि होती है। तो धान का पुआल, गन्ने की खोई, कपास के डंठल तथा अन्य कृषि अवशेष पहले बेकार समझे जाते थे, लेकिन जब से बायोमास ऊर्जा उद्योगों का विकास हुआ है, तब से किसान इन अवशेषों को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। और इससे कृषि क्षेत्र की जो इनकम है, आय है, इसको भी बढ़ाने में जो है वो सहायता मिली है। जी हाँ, रोजगार सृजन में भी ये हेल्प करते हैं। तो बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं में संग्रहण, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण और संचालन के लिए बड़ी संख्या में मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। देन इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर, इसका महत्व, पराली जलाने की समस्या का समाधान हो गया है। तो बोला जाता है कि उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में पराली जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण था। और यदि अगर पराली का उपयोग बायोमास ऊर्जा उत्पादन में किया जाए तो इससे प्रदूषण भी कम होगा और किसानों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। जी हाँ, अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक जो है वो सहायता मिलेगी। यानी कि जो भी आपका नगर पालिका का कचरा है, खाद्य अपशिष्ट है या फिर अन्य जो भी जैविक कचरा है, उन सभी को हम लोग ऊर्जा उत्पादन में उन सभी का यूज करेंगे। और इससे कचरा प्रबंधन में भी की जो समस्या है उसको भी कम किया जा सकता है। और इससे तो आपका वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा, यानी जो चीज़ खराब है वही आपके लिए बेहतर हो जाएगा। यानी कि वेस्ट टू वेल्थ, इसका जो है वो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा संरक्षण प्रदान करता है। कैसे, वो देखिए। तो बायोमास ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों की तुलना में अपेक्षाकृत कम कार्बन उत्सर्जन करती है। तो बायोमास ऊर्जा जो है वो आपका फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में अपेक्षाकृत कम कार्बन उत्सर्जन करती है, कार्बन इमिशन कम करती है। और इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम करने में ये सहायता प्रदान करती है। पूरा तो कम नहीं करेगी, बट ये कम प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट है कि जैव उर्वरक की उपलब्धता। तो बोला जा रहा है कि बायोगैस संयंत्रों से निकलने वाले जो भी स्लरी है वो एक उत्कृष्ट जैव उर्वरक होती है और यह मिट्टी की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ाती है। और बोला जाता है कि रासायनिक उर्वरकों पर ये निर्भरता हम लोगों का कम कर देता है। यानी कि ये एक तरह से जैव उर्वरक की उपलब्धता को ये सुनिश्चित करता है। यानी कि बायोगैस संयंत्रों से जो भी बायोगैस का जो भी प्लांट है यानी कि जो भी संयंत्र है वहाँ से निकलती है स्लरी। और वो जो स्लरी है वो एक उत्कृष्ट यानी कि एक बहुत ही बेहतर जैव उर्वरक होता है। उसको हम लोग मिट्टी में जब मिलाते हैं तो मिट्टी का जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो बढ़ जाएगा। और इससे में अब हम लोगों को रासायनिक उर्वरकों पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। विकेंद्रीकृत ऊर्जा व्यवस्था को ये बढ़ावा देती है। तो बोला जा रहा है कि बायोमास आधारित संयंत्रों को स्थानीय स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। यानी कि जो भी बायोमास आधारित जितने भी पावर प्लांट है उसको हम लोग लोकल लेवल पे भी स्थापित कर सकते हैं। और इससे दूर दराज क्षेत्रों में भी ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सकती है। और इससे आपका ट्रांसमिशन जो लॉस है वो भी कम होगा। आप लगा रहे हो फैक्ट्री दिल्ली में और उसको भेजोगे झारखंड तक, तो वो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अगर आप झारखंड में इंस्टॉल कर दोगे फैक्ट्री, तो झारखंड में उसको भेजने का जो मतलब ट्रांसमिशन जो लॉस है वो कम पड़ेगा ना। यही तो दिक्कत है भारत में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बायोमास ऊर्जा की चुनौती और इसकी जो है वो हानियाँ। तो बोला जा रहा है कि पहला है उच्च प्रारंभिक लागत। यानी कि बायोमास संयंत्र यानी कि बायोमास प्लांट की स्थापना, मशीनरी और तकनीकी अवसंरचना के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। यानी कि आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है वो निवेश करना पड़ेगा। और यह छोटे निवेशकों के लिए चुनौती बन जाता है। यानी जो जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर है इनके लिए एक चैलेंजेबल हो जाता है। जिनके पास ज़्यादा पैसा वही निवेश कर पाओगे।
कच्चे माल की निरंतर उपलब्धता। तो बोला जा रहा है कि बायोमास संसाधन पूरे वर्ष समान मात्रा में उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो बायोमास के जो भी संसाधन है, चाहे तो वो जितने भी मतलब कि जैविक कचरा हो, कृषि का कचरा हो या फिर वानिकी कचरा हो, कुछ भी हो, वो पूरे वर्ष एक समान नहीं रहते हैं, उपलब्ध नहीं रहते हैं। कृषि अवशेष मौसमी होते हैं, जिससे संयंत्रों के लिए निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। परिवहन और भंडारण की समस्या। तो बायोमास का जो आयतन है वो अधिक होता है और इसका जो ऊर्जा घनत्व है वो आपका कम होता है। आयतन यानी कि बायोमास का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है और इसका जो ऊर्जा घनत्व है यानी कि जो आपका मतलब एनर्जी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो ऐसे में इसके कारण इसका जो संग्रहण करना और इसका परिवहन करना, इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण की संभावना भी इससे बढ़ती है। कैसे, वो देखिए, यदि बायोगैस का दहन वैज्ञानिक ढंग से ना किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन हो सकता है। इसके अलावा भूमि उपयोग संघर्ष। तो यदि बड़े पैमाने पर ऊर्जा फसलों की खेती की जाए तो खाद्यान्न फसल और ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। तो केवल हम लोग अगर ऊर्जा फसलों की खेती करेंगे तो ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना, विवाद तो होगा ही ना। कुछ कुछ तकनीकी सीमाएं भी है। तो बोला जा रहा है कि बायोमास ऊर्जा उत्पादन की दक्षता अभी भी कई पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम है। तो तकनीकी समस्या है कि नहीं है, तकनीकी एंड टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन भी है। तो बायोमास ऊर्जा उत्पादन की जो दक्षता है, जो एफिशिएंसी है, वो अभी भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में क्या है, कम है और उन्नत तकनीकों की आवश्यकता बनी हुई है अभी भी लगातार। जैव सुरक्षा, जैव विविधता पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। तो बोला जा रहा है कि अत्यधिक मात्रा में कृषि एवं वानिकी अवशेषों के निष्कर्षण से मिट्टी की गुणवत्ता तथा पारिस्थितिकी संतुलन, इसको भी प्रभावित किया जा सकता है, यानी ये भी प्रभावित हो जाएगा। तो अगर आप अत्यधिक मात्रा में कृषि और वानिकी अवशेषों का निष्कर्षण करोगे तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता में और साथ ही साथ पारिस्थितिकी संतुलन में क्या होगा, वो कुछ ना कुछ प्रभावित होगा ही होगा और कुछ ना कुछ दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। फिर बोला जा रहा है कि भारत में बायोमास ऊर्जा की स्थिति क्या है। तो बोला जा रहा है कि भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बायोमास ऊर्जा के अपार संभावनाएं मौजूद है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बायोमास संसाधनों की प्रचुरता देखने को मिलती है। अब बढ़ती ऊर्जा मांग तथा पराली प्रबंधन की समस्या को देखते हुए बायोमास ऊर्जा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। तो बढ़ती ऊर्जा की मांग और पराली की समस्या का समाधान को देखते हुए बायोमास ऊर्जा का जो महत्व है वो लगातार धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसी के संदर्भ में हम लोग भारत सरकार की कुछ नीतियों और कुछ कुछ पहल यानी कि पॉलिसी और इनिशिएटिव को देखेंगे, जिसमें पहला है आपका क्या, तो पहला है आपका है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। इसको बोलते हैं नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। बोला जा रहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बायोगैस, बायोमास ऊर्जा और अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है और इसके माध्यम से वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग को जो है वो तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। तो इस कार्यक्रम के तहत यानी कि नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत इसका उद्देश्य है कि बायोगैस और बायोमास ऊर्जा और जो अपशिष्टों से जो भी ऊर्जा उत्पादन हो रहा है इसको बढ़ावा देना है और इसके माध्यम से वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। इसी के साथ ही साथ हम लोग एक देखते हैं सतत योजना, SATAT योजना चलाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। बोला जा रहा है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो कृषि अवशेषों एवं जैविक कचरे से संपीड़ित जैव गैस यानी कि CBD का उत्पादन बढ़ाना है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो भी कृषि अवशेषों है यानी कृषि अवशेष और जो भी आपका जैविक कचरा है, तो जैविक कचरे से संपीड़ित जो जैविक गैस है यानी कि संपीड़ित जैविक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है या फिर CBG जो है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, संपीड़ित जैव गैस, CBG कहते हैं इसको। अब देख लीजिएगा, इसका उत्पादन को भी बढ़ाना है और इससे किसानों की आय बढ़ती है और स्वच्छ ईंधन को भी बढ़ावा मिलता है।
तो ये आपका सतत वाला जो योजना है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। एक आपका योजना चल रहा है गोबर धन योजना। गोबर धन योजना के बारे में याद रखिएगा कि यह योजना गोबर के जैविक कचरे को आर्थिक संसाधन में बदलने पर केंद्रित है। ये जो स्कीम है वो गोबर और जैविक कचरे को एक तरह से आर्थिक संसाधन में बदलने पर फोकस किया हुआ है, और इससे बायोगैस उत्पादन, स्वच्छता एवं ग्रामीण आय इसमें वृद्धि होती है। स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया जा रहा है। तो जो भी जैविक कचरे हैं, तो जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु और उनका अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन करने को ये बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो बोला जा रहा है कि भविष्य में बायोमास आधारित हरित हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो भविष्य में बायोमास आधारित हरित हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है, जैसे कि पेरिस समझौता। इसमें क्या हुआ था? तो आपका यह समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर बल देना, और साथ ही साथ बायोगैस ऊर्जा इस लक्ष्य की प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा एक आपका आया है एरेना, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। तो बोला जा रहा है कि यह संस्था जो है, ये जो एजेंसी है वो बायो एनर्जी सहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास में और उसको निवेश को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन किया गया है। अब बोला जाता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सतत कृषि और बायोमास संसाधनों के कुशल उपयोग को भी ये बढ़ावा देता है। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA। इसके बारे में बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऊर्जा संक्रमण में बायो एनर्जी को महत्वपूर्ण घटक मानता है और सदस्य देशों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके अलावा आपका COP है, यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। इसमें बोला जा रहा है कि COP सम्मेलनों में स्वच्छ ऊर्जा, जैव ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी से संबंधित वैश्विक रणनीतियाँ जो है वो तैयार की जाती है। अब हम लोग बायोमास ऊर्जा का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो बोला जा रहा है कि बायोमास ऊर्जा भारत के लिए केवल ऊर्जा उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि यह किसानों की आय को बढ़ाने में, पराली जलाने की समस्या के समाधान में, ग्रामीण रोजगार सृजन करने में, कचरा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक समग्र माध्यम है। हालांकि कच्चे माल की उपलब्धता, उच्च लागत, भंडारण समस्याएं एवं तकनीकी सीमाएं इसकी पूर्ण क्षमता के उपयोग में एक तरह से क्या है, बाधक है, और इसलिए आधुनिक तकनीक, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला तथा प्रभावी नीतिगत समर्थन की इसमें क्या है, आवश्यकता है। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेंगे। तो बोला जा रहा है कि बायोमास ऊर्जा भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और सतत विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती है, और यह वेस्ट टू वेल्थ, साथ ही साथ सर्कुलर इकोनॉमी, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की अवधारणाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यदि सरकार, निजी क्षेत्र के स्थानीय समुदायों के सहयोग से इसकी चुनौतियों का समाधान किया जाए तो बायोमास ऊर्जा भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण का एक सशक्त स्तंभ बन सकती है। ठीक है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा ना, ठीक हो जाएगा। लास्ट में याद रखिएगा कि बायोमास ऊर्जा भारत के लिए केवल एक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि कृषि, पर्यावरण, रोजगार, स्वच्छता और सतत विकास को जोड़ने वाले बहुआयामी विकास मॉडल है, जो हरित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका बायोमास जो एनर्जी है, बायोमास जो ऊर्जा है, वो टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया है। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत है, वो स्रोत वाला भी टॉपिक यहाँ पे जाकर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो बस आप इसी तरह टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाइए ना, तो फिर कहीं भी परेशानी नहीं होगा। अब जो है वो हम लोग देखेंगे एक लास्ट, वो है आपका भूतापीय ऊर्जा। और भूतापीय ऊर्जा क्या है, क्या नहीं है, कैसे कार्य करता है, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, और फिर आपका ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जानेंगे भूतापीय ऊर्जा के बारे में, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी के बारे में।
तो बोला जा रहा है कि जियोथर्मल एनर्जी के बारे में इसका प्रस्तावना कुछ है कि 21वीं सदी में ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास वैश्विक चिंताओं के प्रमुख विषय बन चुके हैं और बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के कारण ऊर्जा की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। बिल्कुल सही बात है। और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। फॉसिल फ्यूल आप ज़्यादा उपयोग करोगे तो इससे इन्वायरमेंटल जो है मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा और जिसके कारण विश्व जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब अग्रसर हो रहा है। यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की ओर हम लोग अब ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इसको हम लोग यूज करने में। इसी क्रम में बोला जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा एक ऐसी स्वच्छ, अक्षय एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचित ऊष्मा से प्राप्त होती है और यह ऊर्जा मौसम, दिन रात या ऋतु परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए इसे विश्वसनीय यानी कि बेस लोड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना जाता है। समझे बात को? तो और से भी जितना भी एनर्जी है वो आपका दिन रात, मौसम पे, ऋतु परिवर्तन पर निर्भर कर सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा दिन में मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा। ऋतु परिवर्तन होगा तो कभी बादल चलेगा, कभी हवाएं चलेगी नहीं, कभी पानी बहुत बरसेगा, कभी बहुत तेज़ हवाएं चलेगी तो पवन ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। कभी फसल खराब हुआ तो कभी कृषि अपशिष्ट नहीं आया तो आपका बायोमास वाला जो है कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। लेकिन भूतापीय ऊर्जा इन सभी से अलग है। उसको हम लोग विश्वसनीय कहते हैं क्योंकि उसको किसी से मतलब नहीं है, वो हमेशा सतत है। और इसी क्रम में बताया जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, इसका अवधारणा कैसे आया वो हम लोग समझिए। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और थर्मल का अर्थ होता है ऊष्मा। तो बोला जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में इंटरनल पार्ट में जो भी मौजूद है एनर्जी, मतलब ऊष्मा जो हीट जो प्राप्त है, ये हीट जो मौजूद है उसी से ही अगर हम लोग कोई एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलेंगे भूतापीय एनर्जी यानी कि जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे। और हम सभी को पता है कि पृथ्वी के भीतर में मतलब आपका कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, ये सभी तीन भाग है कि नहीं है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे आगे। बोला जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र यानी कि कोर का तापमान जो है वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यह ऊष्मा मुख्यतः निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। कैसे कैसे देखिए, पहला है रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन से, यानी कि आप यूरेनियम ले लो, थोरियम लो, पोटेशियम लो, इन सभी तत्वों का जब आप विघटन करोगे तो इससे निरंतर ऊष्मा जो है वो प्राप्त होती रहती है, उत्पन्न होती रहती है। दूसरा है पृथ्वी निर्माणकालीन अवशिष्ट ऊष्मा, यानी कि पृथ्वी के निर्माण के समय उत्पन्न जो ऊष्मा है उसका एक भाग आज भी पृथ्वी के भीतर विद्यमान है कहीं ना कहीं। इसके अलावा टेक्टोनिक गतिविधि, यानी कि जो भी प्लेट विवर्तनिकी हो रही है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही है जिसके कारण ज्वालामुखी गतिविधियां भी मौजूद है, तो इनसे भी आपका भूतापीय ऊष्मा के ये प्रमुख क्या है, एक तरह से स्रोत है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन करने से पृथ्वी निर्माणकालीन अपशिष्ट ऊष्मा, इसके अलावा टेक्टोनिक गतिविधि, इन सभी से हम लोग रेडियो जो आपका क्या बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा यानी कि जो भी आपका जियोथर्मल एनर्जी है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिल सकता है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, तो पहला चीज़ गर्म जल कुंड यानी कि गर्म जल स्रोत या फिर हॉट स्प्रिंग। तो बोला जा रहा है कि ऐसे प्राकृतिक स्रोत जहाँ पे पृथ्वी के भीतर से गर्म जल सतह पर निकलता है, यानी कि ऐसे प्राकृतिक स्रोत जहाँ पे पृथ्वी के भीतर से गर्म जो जल है वो सतह पर आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग गर्म जल कुंड। उदाहरण के लिए मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में देखिएगा कि आपका हजारीबाग में आपका क्या है, सूरजकुंड है। हजारीबाग में है कि नहीं भाई। फिर बरकट्ठा में भी है आपका 5 गो कुंड है, वहाँ पे राम लक्ष्मण सीता ब्रह्मा 5 गो कुंड है, और भी एक ठो है। इसके अलावा दुमका वगैरह में देखिएगा तपात पानी, ताता पानी, ये सभी जल कुंड है। तो ये गर्म जल कुंड ये भूतापीय ऊर्जा के स्रोत है। दूसरा गीजर है। बोला जा रहा है कि गर्म जल और भाप के फव्वारे जो समय समय पर पृथ्वी की सतह पर निकलते हैं। तो देखो गर्म जल और जो भी भाप के जो भी फव्वारे हैं जो समय समय पर पृथ्वी की
सतह पे जो है वो निकलते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गीजर। गीजर जो आप देखते होंगे कि घरों में लगता है गीजर नहाने के लिए, वो नहीं बोल रहे हम। गीजर जो गर्म जल और भाप के फव्वारे होते हैं जो समय समय पर पृथ्वी की सतह पे आते रहते हैं, उसको हम लोग गीजर कहते हैं। और ये एग्जाम्पल के लिए बोला जा रहा है कि अमेरिका में एक वो क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हम लोग येलो स्टोन, क्या बोलते हैं, येलो स्टोन। वो क्षेत्र आपका गीजर क्षेत्र है। तीसरा है आपका ज्वालामुखी क्षेत्र। तो बोला जा रहा है कि ज्वालामुखी के आसपास पृथ्वी की सतह से निकट अत्यधिक ताप उपलब्ध होता है। तो ज्वालामुखियों के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पे पृथ्वी की सतह से निकट अत्यधिक ताप उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए आइसलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया। चौथा इसका स्रोत क्या है, तो गर्म शुष्क चट्टानें, यानी कि जो भी हॉट ड्राई रॉक्स है। शुष्क बोल रहे यानी कि ड्राई होना चाहिए, आर्द्र यानी कि ह्यूमिड नहीं, वो है आपका गर्म शुष्क चट्टान यानी कि हॉट ड्राई रॉक्स। तो इसमें बोला जा रहा है कि भूमिगत उच्च तापमान वाली चट्टानों में जल प्रवाहित कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो भूमिगत उच्च तापमान वाली चट्टानों में, यानी कि जो भी भूमि के अंदर तक गया है चट्टान, तो भूमिगत उच्च अंडरग्राउंड उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर वाला जो भी चट्टान है, जो रॉक है, उसमें जल प्रवाहित करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और यह भविष्य की अत्याधुनिक भूतापीय तकनीक मानी जाती है। और भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कैसे किया जाएगा, वो देखो चरण है इसका। भूमिगत गर्म जल या फिर भाप तक पहुंचने के लिए गहरे कुएं खोदे जाते हैं। सबसे पहला चीज़ कि भूमिगत गर्म जल या फिर जो भाप है वहां तक पहुंचने के लिए गहरे कुएं खोदो। चरण 2, उच्च तापमान वाले भाप को सतह पर लाया जाता है। चरण 3, इससे जो ये जो भाप है, ये भाप क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा। और चौथा चरण, टरबाइन जो है वो जनरेटर को चलाएगा। और पांचवा चरण, जनरेटर जो है वो विद्युत ऊर्जा बदलेगा, मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। और छठा चरण, ठंडा हुआ जो जल है वो पुनः भूमिगत भेज दिया जाएगा, यानी कि उसको फिर से जमीन में भेजेंगे, पानी को जमीन में भेजेंगे। पानी जब वो हीट होगा तो भाप से वो बाहर आएगा और वो भाप जो है वो टरबाइन को घुमाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप सस्टेनेबल सिस्टम। बहुत खतरनाक कहानी है ये सब कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और लेकिन इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप सस्टेनेबल सिस्टम। भूतापीय ऊर्जा का महत्व क्या है, तो बोला जाता है कि पहला महत्व ऊर्जा सुरक्षा। तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयातित तेल और गैस पर अत्यधिक निर्भर है। तो ऐसे में भूतापीय ऊर्जा स्थानीय संसाधनों पर आधारित ऊर्जा उपलब्ध कराकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता को ये क्या करेगी, बढ़ावा देगी। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, यानी कि भारत का जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है 2070 तक, और जो भी जलवायु प्रतिबद्धताओं हैं इनको पूरा करने में ये सहायक है। फिर से इस लाइन को पढ़ दे रहे हैं हम। थोड़ा सा गला मेरा बोलते हैं जाम हो गया था। तो ये स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, यानी कि भारत का जो नेट जीरो करने का जो टारगेट है 2070 तक, और साथ ही साथ जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में ये सहायक है भूतापीय ऊर्जा। सतत विकास को भी ये बढ़ावा देने में लाभदायक है, यानी कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों की जो ऊर्जा की आवश्यकता है इसको भी ये क्या करता है, फुलफिल करता है। इसका रणनीतिक महत्व भी है, यानी कि सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पे ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करके राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ये मजबूती प्रदान करता है। जी हाँ, भूतापीय ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव क्या है, एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज है कि नवीकरणीय एवं अच्छा ऊर्जा स्रोत है। क्या बोले हम, नवीकरणीय एवं अच्छा ऊर्जा स्रोत है, यानी कि पृथ्वी के भीतर ऊष्मा का विशाल भंडार मौजूद है और उचित प्रबंधन के साथ इसका उपयोग हजारों वर्षों तक किया जा सकता है। अगर एक बार आप ये प्रयोग कर लिए, तो मतलब एक बार इसका जो है वो आप तकनीक विकसित कर लिए, तो इसका आप यूज हजारों सालों तक करोगे। तो ये आपका नवीकरणीय और ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि ये पृथ्वी के भीतर जो ऊष्मा का जो विशाल भंडार मौजूद है उसका अगर हम लोग उचित प्रबंधन करेंगे तो इसका जो उपयोग है वो हम लोग हजारों सालों तक कर सकते हैं। परिणाम क्या होगा कि हम लोग दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा हम लोग मिल जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी सिक्योरिटी मिल जाएगा। सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा इसका और भी लाभ है, न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन होगा, यानी कि कोयला आधारित बिजली घरों की तुलना में भूतापीय ऊर्जा जो है वो अत्यंत कम मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करेगी।
इसका लाभ क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी होगी, जलवायु परिवर्तन पे भी नियंत्रण मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि आपका 24/7 ऊर्जा उपलब्धता होगी। सालों भर आपको एनर्जी मिलेगा और 24 आवर इसमें आपको जो है वो एनर्जी मिलेगी। तो ये बोला जा रहा है कि सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश तथा पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य के प्रकाश और पवन जो ऊर्जा जो है वो हवा की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जबकि भूतापीय ऊर्जा जो है वो पूरे वर्ष लगातार उपलब्ध होती रहेगी। परिणाम क्या होगा कि इससे आपका ग्रिड स्थिरता रहेगी, साथ ही साथ बेस लोड ऊर्जा उत्पादन होगा, यानी कि जो है हमेशा लोड जो है वो हमेशा एक समान रहेगा, कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। कम भूमि आवश्यकता होती है, यानी कि सौर पार्कों एवं पवन परियोजनाओं की तुलना में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कम मात्रा में भूमि का ये एक्वायरेशन करता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जैसे सौर पार्कों को अगर इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़े बड़े या सौर परियोजनाओं को लगाना है तो उसके लिए हम लोगों को बहुत बड़े बड़े मात्रा में भूमि चाहिए। पवन ऊर्जा भी लगाना है तो उसके लिए भी हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में भूमि चाहिए। बट भूतापीय ऊर्जा में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम भूमि की आवश्यकता होती है। परिणाम क्या होगा इसका कि जो आपका भूमि उपयोग का जो संघर्ष है वो आपका कम हो जाएगा और कृषि भूमि पर जो है वो दबाव भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इससे आपका रोजगार सृजन होगा, यानी कि अन्वेषण करने में, ड्रिलिंग करने में, संयंत्र का निर्माण करने में, संचालन करने में, इस सब में रोजगार मिलेगा। और इससे प्रभाव क्या होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का जो है वो अर्थव्यवस्था का विकास होगा और तकनीकी कौशल वृद्धि होगी। ऊर्जा आयात में कमी होगी, जी हाँ, कि भूतापीय ऊर्जा के विकास से आयातित जीवाश्म ईंधनों पर हम लोगों का निर्भरता जो है वो क्या होगा, कम होगा। इसका परिणाम क्या होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, फॉरेक्स रिजर्व की क्या होगी, बचत होगी उसमें, और आपका व्यापार घाटे में भी कमी होगा। जो आपका ट्रेड डिफिसिट है इसमें भी क्या होगा, कमी होगा। अगर आप आयात कम करोगे, निर्यात ज़्यादा करोगे तो आपका अधिशेष व्यापार संतुलन हो जाएगा ना। जी हाँ। भूतापीय ऊर्जा के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है और इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं, वो देखते हैं। अत्यधिक प्रारंभिक लागत, यानी कि इसको स्टार्टिंग में इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा समस्या है। तो बोला जा रहा है कि भूतापीय परियोजनाओं में गहरी ड्रिलिंग करना, उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती है। तो गहरी ड्रिलिंग करने के लिए और साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको संचालित करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। परिणाम क्या है, तो आपका निवेश इसमें निवेश जोखिम को बढ़ाता है और निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है। अगर देखिए जहाँ पे लाभ बहुत ही मिलने का बहुत ही गारंटी बहुत कम है, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, लॉटरी के जैसा है, वहाँ पे लोग निवेश नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे लगता है हाँ यार आज नहीं तो कल आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, तो लोग वहाँ पे निवेश ज़्यादा करेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा है आपका सीमित भौगोलिक उपलब्धता, यानी कि बोला जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा केवल कुछ विशिष्ट भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में ही मिलता है। हॉट स्पॉट, हॉट स्प्रिंग, ये सभी हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ रीजन में ही मिलेगा। भारत में देखिए तो आपका लद्दाख में मिलेगा, हिमालयी क्षेत्र में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। इसके अलावा सूक्ष्म भूकंपों की संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। तो बोला जाता है कि अगर आप गहरी ड्रिलिंग करोगे तो इससे जल इंजेक्शन से माइक्रो सिस्मिक एक्टिविटी उत्पन्न हो सकती है। तो जब आप गहरी ड्रिलिंग करोगे तो इससे आपका जल इंजेक्शन होगा और जल इंजेक्शन से माइक्रो सिस्मिक एक्टिविटी उत्पन्न हो सकती है। प्रभाव क्या है कि आपका स्थानीय स्तर पे भूवैज्ञानिक अस्थिरता होगी और आपका सूक्ष्म भूकंप आने की संभावना रहेगी। चौथा, विषैली गैसों का उत्सर्जन होने का खतरा लगा रहता है, बाप रे बाप। बोला जाता है कि कुछ भूतापीय क्षेत्रों से डायरेक्ट मतलब जो है मीथेन गैस निकल रहा है, कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कहीं से हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है, ये सभी जहरीली गैस से निकलती है। अगर ऐसे में आप गलत ड्रिलिंग करोगे तो आपको तो फिर लोचा हो जाएगा भैया, जितना का बाबू नहीं होता उससे ज़्यादा डबल झुंझुना हो जाएगा फिर। इसका नुकसान भी है कि ये आपका जल संसाधनों पर भी प्रभाव करेगा, यानी कि अगर अत्यधिक दोहन करोगे तो अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर प्रभावित हो सकता है और परिणाम क्या होगा कि स्थानीय जल संकट ये दिक्कत हो जाएगा। छठा इसका है प्रॉब्लम चैलेंजेस, कि आपका तकनीकी और अनुसंधान की कमी है, यानी कि भारत में भूतापीय ऊर्जा पर सीमित अनुसंधान और निवेश होता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, व्यावसायिक विकास जो है वो इसका कमर्शियल जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। भारत में भूतापीय ऊर्जा की स्थिति क्या है,
तो बोला जा रहा है कि भारत में लगभग 350 से अधिक भूतापीय स्थलों की पहचान की गई है, जिसमें से प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात करें तो वो है आपका पुग्गा घाटी, जो कि है लद्दाख में। बोला जा रहा है कि यह भारत का सबसे संभावनाशील भूतापीय क्षेत्र है, पुग्गा घाटी लद्दाख। दूसरा है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में, यह आपका गर्म जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है आपका बक्रेश्वर, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे उच्च तापमान वाले जल के स्रोत देखने को मिलते हैं। चौथा है तत्तापानी, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूतापीय क्षेत्र है। झारखंड में भी है तत्तापानी। तपोवन उत्तराखंड में है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। गोदावरी बेसिन, बोला जा रहा है कि भविष्य के विकास हेतु यहाँ पे महत्वपूर्ण है। भारत पर भूतापीय ऊर्जा का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा कि आपका आर्थिक प्रभाव, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक एक करके देखेंगे भूतापीय ऊर्जा का प्रभाव। तो पहले देखेंगे हम लोग आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में क्या क्या है कि ये आपका ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करेगा, आयात व्यय में ये क्या करेगा, एक तरह से कमी करेगा, स्थानीय उद्योगों का ये विकास करेगा। सामाजिक प्रभाव क्या है? रोजगार सृजन करेगा, दूर दराज क्षेत्रों में भी ये ऊर्जा को उपलब्ध कराएगा। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? प्रदूषण में कमी करेगा, वायु ये साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन में भी ये कमी करेगा। सामरिक प्रभाव क्या है? इसका स्ट्रेटेजिक प्रभाव क्या है, इफेक्ट? तो बोला जा रहा है कि ये विशेषकर लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊर्जा की जो आत्मनिर्भरता है उसमें ये वृद्धि करेगा। भारत सरकार की पहल क्या है? तो नवीन और जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, तो बोला जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि MNRE, ये बोला जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा पर अनुसंधान कर रहा है और परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। दूसरा है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में और संसाधन मूल्यांकन करता है। तीसरा है राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमण रणनीति, तो बोला जा रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए भूतापीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हरित ऊर्जा लक्ष्य, यानी कि भारत जो है वो 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति को ये संभावित योगदान प्रदान करता है। कुछ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी देखेंगे। जैसे पहला है आपका पेरिस एग्रीमेंट, तो बोला जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक समझौता किया गया था 2015 में। दूसरा है आपका एरिना, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये भूतापीय ऊर्जा में निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देती है। तीसरा है आपका IEA, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में भूतापीय ऊर्जा की भूमिका और शोध पर जो है वो नीति सहयोग करता है, शोध और नीति सहयोग करता है। यानी कि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में भूतापीय ऊर्जा की भूमिका पर शोध एवं नीति सहयोग करता है। चौथा है आपका UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये ग्रीन एनर्जी एवं लो कार्बन विकास को क्या करती है, ये बढ़ावा देती है। अग्रणी देश की बात की जाए तो आइसलैंड है, यूनाइटेड स्टेट है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, ये सभी भूतापीय ऊर्जा उत्पादन करने में अग्रणी है। भारत ये सभी बहुत पीछे है अभी। अब हम लोग थोड़ा सा इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो बोला जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा भारत के ऊर्जा मिश्रण में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती है। तो जो आपका भूतापीय ऊर्जा है वो भारत के ऊर्जा मिश्रण में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकती है, क्योंकि यह मौसम पर निर्भर नहीं है और निरंतर ऊर्जा उपलब्ध कराती है। हालांकि इसकी उच्च लागत, तकनीकी जटिलताएं तथा सीमित भौगोलिक उपलब्धता इसके विकास में प्रमुख बाधाएं हैं, और यदि सरकार अनुसंधान, निजी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल को बढ़ावा दे, तो ऐसे में भूतापीय ऊर्जा भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बन सकती है। समझे इस बात को? जी हाँ, तो ये सभी इसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। इसका निष्कर्ष बोला जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा भविष्य की स्वच्छ, विश्वसनीय एवं सतत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, और भारत में लद्दाख, हिमालयी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में इसकी विशाल संभावनाएं मौजूद है। और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में भूतापीय ऊर्जा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अतः भारत को अनुसंधान,
तकनीकी नवाचार तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है, इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से जाकर जो है आपका भूतापीय ऊर्जा जो है टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास में हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और आपका भूतापीय ऊर्जा को पढ़े हैं। आज 3 को पढ़े हैं और कल आपका 2 को पढ़े, यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत हम लोग 5 तरह के ऊर्जा स्रोत को देखे हैं और इसी से ही आपको थोड़ा बहुत मिला के लिखना है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और हम लोग इसमें किसको शामिल किए हैं, तो सौर ऊर्जा को पढ़े हैं, पवन ऊर्जा को पढ़े हैं, बायोमास ऊर्जा को पढ़े हैं, भूतापीय ऊर्जा को पढ़े हैं, फिर आपका जैव ईंधन को पढ़े हैं। इसमें हम लोग ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा को नहीं पढ़े हैं, उसको हम लोग स्किप कर दिए हैं। ठीक है। अब कल से हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तब जाकर जो है ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट क्लियर हो पाएगा, कंप्लीट होगा। ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे ही जो क्लासेस है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।